कहानी शुरू होते ही हम कैप्टन विक्रम खन्ना को देखते हैं। वो एक एक्सपीरियंस और एटीट्यूड वाला पायलट है। वो हमेशा सिगरेट पीता है। उसका एटीट्यूड हम उसके बातचीत करने के तरीके से महसूस करते हैं। वो दुबई में अपने होटल की तरफ जा रहा है और उसकी वाइफ समारा का कॉल आता है। उसको एक बेटी भी है, शाइना। वो उससे बात करता है। वो उसका इंतजार कर रही है क्योंकि 3 दिन बाद उसका बर्थडे आने वाला है। विक्रांत उसको प्रॉमिस करता है कि वो बर्थडे के दिन जल्द ही वापस आएगा। फिर वो होटल पहुंचता है। उसको अगले दिन दुबई से कोचिन के लिए फ्लाइट है, इसलिए वो रेस्ट कर रहा है। तभी उसके दोस्त सैंडी का कॉल आता है और वो उसे पार्टी के लिए इनवाइट करता है। पहले तो विक्रम मना करता है, पर कॉल कट करके वो चुपचाप पार्टी के लिए निकल जाता है। वो पब में जाके दोस्त के साथ शराब और हुक्का पीता है और पार्टी में ही अंजलि नाम की लड़की से विक्रांत की मुलाकात होती है। फिर वो भी उन दोनों के साथ मिलकर रात भर पार्टी करती है। विक्रांत वापस होटल आकर सो जाता है। हम देखते हैं कि पार्टी के वजह से उसकी नींद पूरी नहीं होती। फिर वो एयरपोर्ट निकलता है। वही हम उसकी को पायलट तान्या को देखते हैं। वो विक्रांत की जूनियर है। फिर उन दोनों को उनके सीनियर ऑफिसर उन्हें फ्लाइट की डिटेल्स देते हैं और एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कराते हैं। तान्या विक्रांत के साथ फ्लाइट करने के लिए उत्साही होती है क्योंकि वो विक्रांत के पहले कामों से प्रभावित होती है। फिर तान्या फ्लाइट के डॉक्यूमेंट रीड करती है, पर विक्रांत डॉक्यूमेंट को उलट पुलट करके ही 1 मिनट के अंदर रख देता है। ये देख ऑफिसर पूछते हैं कि विक्रांत, तुमने इतने जल्दी डॉक्यूमेंट बिना पढ़े रख क्यों दिए? पर विक्रांत कहता है कि सर, मैंने पढ़ लिया है। तान्या और ऑफिसर दोनों उसको देखने लगते हैं। असल में विक्रांत को फोटोजेनिक मेमोरी है। इसका मतलब है कि वो किसी भी चीज को एक बार देख लेता है तो कभी नहीं भूलता। फिर हम फ्लाइट के कई पैसेंजर्स को देखते हैं। वो अपने अपने सीट में बैठने के लिए तैयारी कर रहे हैं। अब विक्रांत सबको इंस्ट्रक्शन देके फ्लाइट को टेक ऑफ करता है। फिर तान्या विक्रांत से बात करने की कोशिश करती है क्योंकि लंबे समय में काम करते वक्त अपने को ऑफिसर के साथ कंफर्टेबली काम कर सके। फिर विक्रांत को थकावट सी होने लगती है। तब वो तान्या से कहकर रेस्ट करता है। थोड़ी देर बाद तान्या को कुछ ऑपरेटर बटन्स नहीं मिलते। तब वो उसे ढूंढ रही होती है। अचानक विक्रांत की नींद खुलती है और वो उसे हेल्प करता है। कहता है, ऐसी छोटी छोटी गलतियों से ही हादसे होते हैं। यहाँ 3500 फीट ऊपर लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं होती। तब तान्या उसकी बातों पर गौर करती है। फिर हम देखते हैं कि विक्रांत अपने साथ काम करने वाली एयर होस्टेस मिहिका को एक कॉफी लाने को बोलता है और साथ ही उसके कान में कुछ चुपके से डस्टबिन कहकर कुछ बताने की कोशिश करता है। फिर हम देखते हैं कि विक्रांत कैबिन के बाहर जाकर डस्टबिन में से कुछ लेके ट्रॉली में से कुछ उठाकर टॉयलेट में जाता है। ऐसा लगता है कि ट्रॉली में रखी शराब की बॉटल उसने पी होती है। थोड़ी देर बाद वेदर की कंडीशन खराब होने लगती है। अगले सीन में हम त्रिपाठी जी को देखते हैं। वो एटीसी के तौर पर कोचीन में एयरपोर्ट अथॉराइज ऑफ इंडिया में काम करते हैं। उन्हें 1 महीने की छुट्टी मिली हुई थी, पर वो फिर भी काम पे आए हैं और उनकी तबीयत भी खराब होती है। असल में 1 महीने पहले उनके बेटी का देहांत हुआ था। फिर तान्या कोचीन के त्रिपाठी से बात करती है और वेदर की कंडीशन पूछती है। त्रिपाठी बताते हैं कि बारिश तेज हो रही है, विजिबिलिटी बहुत लो है, 1500 मीटर की। आपसे पहले की गल्फ पैसिफिक फ्लाइट ने अपना रास्ता बदला है। तान्या ये बात विक्रांत को बताती है। कहती है कि हमें थोड़ी देर वेट करना चाहिए, पर विक्रांत कहता है कि हम यहीं पर फ्लाइट लैंड करेंगे। फिर तान्या को उसकी बात माननी पड़ती है। वो ये बात त्रिपाठी को बताती है कि हम कंटिन्यू करेंगे। त्रिपाठी बताते हैं कि आप रनवे 27 पर लैंड कर सकते हैं। फिर विक्रांत फ्लाइट लैंड कराने की कोशिश करता है, पर वहां का कांटेक्ट नहीं मिलता। फिर से वो प्लेन आसपास घुमाने लगता है। फिर त्रिपाठी बताते हैं कि गल्फ पैसिफिक 474 कोचीन पर लैंड नहीं कर पाई, तो सेफली तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर लैंड कर चुकी है। वहां पर विजिबिलिटी 3000 है और मौसम भी साफ है। तान्या विक्रम को कहती है कि हमें फ्लाइट बेंगलुरु की तरफ लैंड करना चाहिए क्योंकि हमारा अल्टरनेटिव ऑप्शन वही है। अगर कोचीन में वेदर खराब है तो हो सकता है कि तिरुवनंतपुरम में होगा और हमारे पास 3900 फ्यूल बचा है और बेंगलुरु के लिए हमें सिर्फ 3300 फ्यूल लगेगा, तो हम सेफली लैंड कर सकते हैं। पर विक्रांत कहता है कि अगर हम बेंगलुरु की जगह त्रिवंद्रम जाते हैं तो फ्यूल बचेगा और उस एक्स्ट्रा फ्यूल से हम एक और लैंडिंग कर सकते हैं। पर तान्या उसकी बात से सहमत नहीं होती। कहती है, मुझे कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। विक्रांत कहता है कि जमीन से 3500 मीटर ऊपर फीलिंग्स नहीं,
मैथ के कैलकुलेशन चलते हैं। अगर हमने कोचिन में ही लैंड कर दिया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फिर विक्रांत त्रिपाठी को बताता है कि वो त्रिवेंद्रम के लिए फ्लाइट लैंड करने वाला है। अब त्रिपाठी बेंगलुरु की जगह फ्लाइट को त्रिवेंद्रम पर चेंज करते हैं। तान्या फिर से विक्रांत को बताती है कि हम 33 मिनट से घूम रहे हैं, हमारा फ्यूल भी खत्म हो रहा है और मौसम वैसा का वैसा है। हमें त्रिवेंद्रम जाने के लिए 2600 फ्यूल लगेगा, पर अब हमारे पास अभी 3200 फ्यूल बचा है, हम और इंतजार नहीं कर सकते। वह विक्रांत कहता है कि कोचिन से रिक्वेस्ट करो कि हम फिर से फ्लाइट रनवे 27 पर लैंड करेंगे। अब त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट पे वेदर पूरी तरह से खराब होता है, साइक्लोन के वजह से विजिबिलिटी घट जाती है। तब वहाँ का सीनियर ऑफिसर कोचिन से आने वाली सारी फ्लाइट को मैसेज भेजने को बोलता है कि यहाँ पर कोई भी फ्लाइट लैंड ना करे। फिर कोचिन एटीसी में त्रिवेदी के पास ये मैसेज पहुंचता है, पर हम देखते हैं कि वो विक्रांत और तान्या को ये मैसेज नहीं पहुंचा पाते क्योंकि उनकी अचानक तबीयत खराब होती है और उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया जाता है। अब हम देखते हैं कि विक्रांत को ये मैसेज नहीं पहुंचता। तब वो पैसेंजर्स को बताता है कि खराब मौसम के कारण हम कोचिन के बजाय त्रिवेंद्रम पर फ्लाइट लैंड कर रहे हैं। फिर तान्या बताती है कि हमारे पास सिर्फ 2400 फ्यूल बचा है और उसमें हम सिर्फ 1 घंटे में फ्लाइट उड़ा सकते हैं। अब विक्रांत की बातें सुनकर फ्लाइट में बैठा एक आदमी जो कि एविएशन जर्नलिस्ट होता है सबको बताता है कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है। फ्लाइट को ऐसी सिचुएशन में बेंगलुरु लैंड करना चाहिए, पर ये लोग तो त्रिवेंद्रम की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पर मौसम खराब होता है। इस बात से बाकी पैसेंजर्स को और ज्यादा परेशानी होने लगती है, वो सब खलबली मचाना शुरू करते हैं। तब विक्रांत वहाँ आके सबको शांत करने की कोशिश करता है। विक्रांत कहता है कि मुझे पता है आप सब परेशान हो रहे हो और घर जाना चाहते हो, पर ये दोनों एयर होस्टेस भी घर जाना चाहती है और मैं भी, तो प्लीज हंगामा मत करिए, शांत होकर बैठिए, हमें हमारा काम करने दीजिए। वहीं पर एक बूढ़ी औरत होती है। विक्रांत उसे प्रॉमिस करता है कि हम सब सही सलामत हमारे घर पहुंचेंगे। सब लोग शांत होते हैं और विक्रांत वापस कैबिन में आता है। दूसरी तरफ त्रिवेंद्रम में हम देखते हैं कि सब ऑफिसर्स एकदम रिलैक्स होते हैं क्योंकि उन्होंने उनका इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम कर दिया था। पर थोड़ी देर बाद स्काईलाइन 777 से तान्या और विक्रांत उन्हें लैंडिंग करने की रिक्वेस्ट करते हैं। वो सब चौंक जाते हैं। वो बताते हैं कि हमने कोचिन से आने वाली हर फ्लाइट को इंफॉर्मेशन दी कि यहाँ मौसम खराब है, तो यहाँ पर फ्लाइट लैंड ना करे। पर विक्रांत कहता है कि हमें ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली। सब लोग घबरा जाते हैं। ऑफिसर्स कहता है कि आप बेंगलुरु एयरपोर्ट पर फ्लाइट लैंड कीजिए, पर विक्रांत कहता है कि हमारे पास उतना फ्यूल नहीं बचा है, तो हमें फ्लाइट यहीं पर लैंड करनी होगी। यह सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। फिर ऑफिसर सबको वापस काम पे लगाता है और रनवे 16 क्लियर करके विक्रांत को फ्लाइट लैंड करने को बोलता है। फिर विक्रांत रनवे 16 पर फ्लाइट लैंड करता है, पर तेज हवाओं के कारण वो सफल नहीं होता और फिर से टेक ऑफ करता है। तान्या अपना आपा खो देती है और उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं। विक्रांत उसे हौसला देते हुए कहता है कि तान्या तुम मेरे साथ होना। वो खुद को संभालते हुए हामी भरती है। हम देखते हैं कि विक्रांत भी दिल से टूट चुका है। उसे भी समझ आता है कि उसकी एक गलती के वजह से कई पैसेंजर्स की जान खतरे में है। अब यहाँ उसका एक्सपीरियंस भी काम नहीं आ रहा था। वो ऑफिसर्स को बताता है कि वो रनवे 16 में फ्लाइट लैंड नहीं कर सकता, तो वो रनवे 34 पर लैंड करेगा। वो ऑफिसर्स डर जाते हैं। वो सबको बताता है कि पायलट पागल हो गया है, अगर रनवे 34 पर वो फ्लाइट लैंड करेगा तो प्लेन क्रैश होगा, क्योंकि जो हवाई रनवे 16 पर प्लेन के सामने से आ रही थी, अब वही हवाई रनवे 34 पर पीछे से आ सकती है और प्लेन की रफ्तार बढ़ेगी, जिससे प्लेन क्रैश हो सकता है। और रनवे 34 खत्म होते ही बहुत बड़ी खाई है। प्लेन की रफ्तार बढ़ी तो प्लेन खाई में गिर सकता है। पर विक्रांत ने अपना मन बना लिया था कि वो रनवे 34 पर ही फ्लाइट लैंड करेगा। फिर वो मेडे का अनाउंसमेंट करता है, जिसका मतलब है कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है जहां प्लेन में खतरा हो, तब मेडे कहकर इमरजेंसी की जानकारी देनी होती है, जिससे खतरे का सामना करने के लिए सब ऑलरेडी तैयार हो जाए। फिर विक्रांत एक गहरी सांस लेकर जेब में से सिगरेट निकालकर मुंह में रखता है और आंखें बंद करके प्लेन को रनवे 34 पर लैंड करवाता है। और हम देखते हैं कि प्लेन रनवे 34 पर लैंड होते ही उसकी स्पीड बढ़ जाती है। विक्रांत अपनी आंखें खोलकर देखता है और वही अपना एक्सपीरियंस लगाकर बड़ी हिम्मत और मशक्कत के बाद रनवे 34 के एंड तक जाकर फ्लाइट को रुका देता है और एक भारी नुकसान होने से बच
बच जाता है और सारे लोग सही सलामत होते हैं। फिर सारे पैसेंजर्स इस बहादुरी के लिए तालियां बजाकर विक्रांत और तान्या का स्वागत करते हैं। अगले सीन में कहानी दूसरा मोड़ लेती है, जहां हम देखते हैं कि तान्या और विक्रांत को एयरपोर्ट पर डीजीसीए के 2 ऑफिसर्स रुकाते हैं और इन्वेस्टिगेशन के लिए लेकर जाते हैं। वहीं पर हम स्काईलाइन कंपनी की एडवोकेट राधिका रॉय को देखते हैं। वो उन ऑफिसर्स के पहले विक्रांत से मिलती है। वो विक्रांत को बताती है कि तुमने सही किया या गलत, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही कंपनी को पड़ता है। कंपनी को तो सिर्फ 2 चीजों से फर्क पड़ता है, एक कि तुम सेफ हो और दूसरा तुम लीगल हो। और तुम्हारे चेहरे से ये थकान टेंशन हटा दो, क्योंकि डीजीसीए वालों को लगेगा कि तुमने ही कुछ गड़बड़ की है। विक्रांत, तुमने ना सिर्फ पैसेंजर को बचाया बल्कि स्काईलाइन की रेपुटेशन को भी बचाया है। तुम्हें जो भी बोलना हो सोच समझ कर बोलना, और वहां से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि डीजीसीए के ऑफिसर विक्रांत और तान्या से अलग अलग पूछताछ करते हैं। वो दोनों फ्लाइट में जो हुआ अपने अपने तरीके से बताते हैं। आखिर में ऑफिसर विक्रांत को पूछता है कि तुमने फ्लाइट में शराब पी थी क्या, और विक्रांत मना करता है और कहता है कि मैंने 150 लोगों की जान बचाई है, लगा था कि आप मुझसे ढंग से बात करेंगे। तभी वो ऑफिसर बताता है कि एक बूढ़ी औरत फ्लाइट लैंड होने के तुरंत बाद मर गई। वो औरत वही थी जिससे विक्रांत ने वादा किया था कि वो सबकी जान बचाएगा। इस बात से विक्रांत को परेशानी होती है। उस औरत की बेटी विक्रांत को कॉल करके बताती है कि तुम मेरी माँ के हत्यारे हो। यहाँ दुनिया विक्रांत को हीरो मान रही थी, पर उसे उस औरत की मौत से गिल्ट होने लगता है। वो खुद को उसका जिम्मेदार मानने लगता है। अभी समायरा उसे कहती है कि मेरी माँ कहती है विक्रांत मुसीबत में भागने वालों में से नहीं है। अगर उस फ्लाइट में तुम्हारी जगह दूसरा पायलट होता तो एक की वजह सबकी जान चली जाती। तुम खुद को दोषी मत बनाओ, खुद पर यकीन करो। फिर हम देखते हैं कि विक्रांत अपनी बेटी का बर्थडे मनाता है। हम आगे नारायण वेदांत को देखते हैं, जो कि AAIB यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, जो कि स्काईलाइन 777 के हादसे की जांच करने आया है। वो स्काईलाइन 777 के फ्लाइट की एविडेंस की जांच करता है। उस दिन विक्रांत और तान्या के फ्लाइट में जो कन्वर्सेशन हुए थे उसके ऑडियो सुनता है और केस पर काम करने लगता है। यह स्काईलाइन कंपनी का ओनर निशांत सूरी बड़ा खुश होता है, क्योंकि इस सिचुएशन के वजह से उसके शेयर की प्राइस बड़ी होती है। राधिका उसे बताती है कि विक्रांत का केस नारायण वेदांत हैंडल कर रहा है। अब सूरी इस बात से बहुत परेशान होता है, क्योंकि वो जानता था कि नारायण वेदांत काम करने में बहुत ही ईमानदार है और वो उसके काम करने के तरीके से वाकिफ होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि नारायण ATC के त्रिपाठी को अपने ऑफिस में बुलाता है और उस दिन स्काईलाइन 777 की और कोचिन की कैबिन की बातचीत की टेप रिकॉर्ड मंगाता है। पर त्रिपाठी बताता है कि हर 12 घंटे में वो रिकॉर्ड हुए टेप ऑटो राइट हो जाते हैं, इसीलिए वह आपको नहीं मिल सकते। इस बात पर नारायण उन पे बहुत गुस्सा होता है। अब कोर्ट में नारायण वेदांत विक्रांत और तान्या को एक ऑडियो चलाता है, जिसमें वो जल्दी घर वापस जाने की बात करता है और थका हुआ भी होता है। अब नारायण उससे पूछता है कि आपको घर जाने की इतनी जल्दी थी कि फ्लाइट के इंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट आपने सिर्फ 1 मिनट में पढ़कर रख दिए। तब विक्रांत उस डॉक्यूमेंट की फर्स्ट पेज बिना देखे उसे सुनाता है। कहता है आप चाहो तो मैं सब सुना सकता हूँ। फिर नारायण कहता है कि 2010 में भी एक प्लेन क्रैश हुआ था, जिसमें फ्लाइट में सवार 158 यात्री मर चुके थे। ये मैंने मेरी आंखों से देखा है। जानते हो इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह थी कैप्टन को घर जाने की जल्दी। और आज तक सिर्फ इस घर वापस जाने की जल्दबाजी के वजह से कई प्लेन क्रैश हुए हैं। फिर नारायण उस दिन की शराब की बोतल दिखाकर कहता है कि यह बोतल आपके फ्लाइट की ट्रॉली की है और वहां तक या तो कैबिन क्रू जा सकता है या तो कैप्टन। तो क्या आप बता सकते हैं कि आप इस बोतल के बारे में कुछ जानते हो क्या, और आपने शराब पी थी क्या? तब विक्रांत इनकार करता है। नारायण कोर्ट में शराब टेस्ट का डिवाइस दिखाता है और पब्लिक में बैठा सूरी से टेस्ट करवाता है, पर सूरी पॉजिटिव निकलता है। तब वो कोर्ट को बताता है कि यह डिवाइस खराब है, इसीलिए सूरी ने शराब पिया है ये दिखा रहा है। अजीब इत्तेफाक है, ऑडियो टेप और ये डिवाइस दोनों खराब है। असल में जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर विक्रांत से पूछताछ कर रहे थे तब उन्होंने विक्रांत पर यह डिवाइस इस्तेमाल किया था, जिससे ये साबित नहीं हुआ कि उस दिन विक्रांत ने शराब पी थी, और ये सबूत सूरी के कहने पर एक आदमी ने मिटाए थे। फिर नारायण विक्रांत पर लाइव डिटेक्टर टेस्ट करवाता है और उससे पूछता है कि आपने उस दिन शराब पी थी कि नहीं।
पर अभी भी विक्रांत नहीं कहता है और टेस्ट करने के बाद भी विक्रांत की यह बात सच निकलती है कि विक्रांत ने उस दिन शराब नहीं पी थी। लाई डिटेक्टर ने भी विक्रांत का झूठ नहीं पकड़ा क्योंकि उस फ्लाइट में दिन नहीं रात होती है, इसलिए विक्रांत ने कहा कि उसने शराब नहीं पी। इस बात से नारायण को और भी शक होने लगता है। अब नारायण समझ जाता है कि विक्रांत ने कुछ तो गड़बड़ की है। फिर वो एक और सवाल पूछता है कि बोतल के बारे में आप और कुछ जानते हो, कुछ छुपा रहे हो क्या? पर विक्रांत इसका जवाब नहीं देता। फिर जूरी कल की हेयरिंग देते हैं। सूरी और राधिका नाराज होकर विक्रांत को कहते हैं कि तुम्हें जूरी के सामने चुप रहने को कहा था, तुम्हारे सारे सबूत मिटाए थे, पर तुमने नारायण के सवालों के जवाब क्यों दिए? तुम जानते हो ना कंपनी की पॉलिसी। विक्रांत कहता है कि जानता हूँ, अगर पायलट बच गया तो पायलट पर ब्लेम डाल दो, अगर पायलट मर भी गया तो ब्लेम तो उसी पर डालना है। यह सुनकर सूरी को बहुत गुस्सा आता है। वो विक्रांत को धमकी देता है कि अगर मेरी कंपनी बर्बाद हुई तो मैं तुझे भी बर्बाद कर दूंगा, पर विक्रांत अपना एटीट्यूड दिखाते हुए वहां से चला जाता है। फिर सूरी तान्या को कहता है कि विक्रांत का करियर तो खत्म हो गया है, तुम कोर्ट में कुछ मत बोलना, तुम सेफ रहोगी। अगले दिन कोर्ट में नारायण एक ऑडियो चलाता है जिसमें विक्रांत की सोते हुए खर्राटे की आवाज आती है। फिर कोर्ट को वो बताता है कि विक्रांत फ्लाइट टेक ऑफ करने के बाद 20 मिनट बाद सो रहे थे। वो तान्या से पूछता है कि तुम्हारी और विक्रांत के फ्लाइट में कम्युनिकेशन कैसी थी? तब तान्या बहुत सोचती है। वो विक्रांत की तरफ देखते हुए कहते हैं कि हमारा कम्युनिकेशन नॉर्मल था, हमारे बीच कोई भी बहस नहीं हुई थी। नारायण पूछता है कि इसका मतलब है कि फ्लाइट में जो भी फैसले लिए गए वो तुम्हारी भी मर्जी से थे? तब तान्या उसका जवाब नहीं देती, पर नारायण जबरदस्ती से सच्चाई उगलवाने की कोशिश करता है और पूछता है कि फ्लाइट लैंड होने के बाद किसकी आंखें लाल थी? तब तान्या बताती है कि कैप्टन की। फिर वह विक्रांत से पूछता है कि कैप्टन, क्या आपने फ्लाइट से पहले रेस्ट किया था? तब विक्रांत हाँ कर देता है। पर हम देखते हैं कि नारायण अंजलि माथुर नाम की लड़की को बुलाता है जिसे हमने विक्रांत और उसके दोस्त सैंडी के साथ फ्लाइट से पहले पार्टी करते देखा था। अब अंजलि कोर्ट में उस रात जो हुआ सब बताती है। तब नारायण विक्रांत को कहते हैं कि गलतियां सबसे होती है कैप्टन, मुझसे भी होती है, पर गलतियों को ना मानना आपका कैरेक्टर दर्शाता है। आखिर विक्रांत मानता है कि उस रात वो अंजलि के साथ था और उसने शराब भी पी थी। नारायण बताता है कि डीजीसीए की पॉलिसी के मुताबिक जब कोई कैप्टन पहली बार शराब पीता है तो उसे 3 महीने सस्पेंड किया जाता है, दूसरी बार पकड़ा जाता है तो 3 साल के लिए सस्पेंड किया जाता है और तीसरी बार पकड़ा जाता है तो उसका लाइसेंस कैंसिल किया जाता है। तब विक्रांत एयरक्राफ्ट का एक रूल बताकर कहता है कि 1937 रूल क्लियरली बताता है कि फ्लाइट के 12 घंटे पहले तक कोई भी पायलट शराब नहीं पी सकता, पर मैंने सुबह 6 बजे से लेकर फ्लाइट टेक ऑफ करने तक 15 घंटे का गैप था और मैंने कोई रूल नहीं तोड़ा है। तब नारायण फिर से एक और ऑडियो सुनाता है जिसमें तान्या विक्रांत को फ्लाइट बेंगलुरु की तरफ लेने को बोल रही है, पर विक्रांत त्रिवेंद्रम की तरफ ही जाना चाहता है। नारायण कहता है, कैप्टन आप जानते थे कि त्रिवेंद्रम का मौसम खराब है और फिर भी आपने बेंगलुरु को नहीं चुना। विक्रांत कहता है, पायलट एटीसी के इंफॉर्मेशन पे ही डिसीजन लेता है, पर हमें कोचिंग एटीसी से कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं मिली थी। नारायण कहता है, माना कि आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिली, पर आप दूसरों को गलती के पीछे खुद की गलती नहीं छिपा सकते। आपने कोचिन के ऊपर 33 मिनट तक घूमते रहे, ये आपकी पहली गलती थी। फ्यूल को बर्बाद किया, ये दूसरी, और फ्लाइट की कैपेसिटी से कम फ्यूल भरा, ये आपकी तीसरी गलती थी। क्या आपकी कंपनी आपको कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए फ्यूल कम भरने को कहती है क्या? वो कहता है, पायलट रूल कभी नहीं बनाता, पायलट उसे फॉलो करता है। हमने जो भी किया एसओपी के दायरे में रहकर किया। कोई भी पायलट अपना लाइसेंस, पैसेंजर की सेफ्टी और अपनी जान को खतरे में नहीं डालेगा। तब नारायण कहते हैं कि आपके शब्द आपके एक्शन से मेल नहीं खा रहे। फिर वो तान्या के सामने शराब की बोतल, एक टैबलेट और कॉफी का ग्लास रख के पूछता है कि आपने इन सारी चीजों का इस्तेमाल किया था क्या? पर हम देखते हैं कि तान्या घबरा जाती है और जवाब नहीं देती, पर नारायण उसे जबरदस्ती से पूछने लगता है। तब तान्या रोते हुए आखिर बताती है कि ये सारी चीजें विक्रांत सर ने यूज की थी। फिर वो पूछता है कि प्लेन लैंड करते वक्त आपको साफ साफ दिखाई दे रहा था क्या? वो बताती है कि हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तब नारायण उसे फोर्स करके पूछता है कि फिर प्लेन को आप लोगों ने कैसे लैंड किया? आखिर तान्या बताती है कि विक्रांत सर की प्लेन लैंड करते वक्त आंखें बंद थी। ये सुनकर नारायण खामोश होता है और कहता है कि कैप्टन आपने गलती नहीं, जानलेवा गलतियों का पूरा पहाड़ खड़ा किया है।
आपके एक गलती के निर्णय के वजह से एक औरत की जान गई है। इतने सारे पैसेंजर परेशान हो गए, पर आपके चेहरे पर अफसोस की एक शिकंज तक नहीं है। रनवे 16 पर प्लेन को आगे की हवाएं आ रही थी जो प्लेन को रोकने में मदद करती, पर आपने रनवे 34 को चुना। वहां पर हवाई प्लेन के पीछे से आ रही थी जिससे खतरा और भी बढ़ गया और आगे खाई थी। आपने तो एक जहाज को चलता फिरता बम बना दिया था। कुछ समय के लिए पायलट पैसेंजर का भगवान होता है, पर आपने धज्जियां उड़ा दी। और विक्रांत अपने जवाब में कुछ भी नहीं कहता। आखिर जूरी अगला फैसला अगले दिन रखती है। अब विक्रांत मायूस बैठकर उस औरत के बारे में सोचने लगता है। तब समायरा उसे कहती है कि तुम मेरे साथ चलो। हम देखते हैं कि फ्लाइट में जो औरत मरी थी उसके घर में जाती है और वहां उसकी बेटी से विक्रांत माफी मांगता है। विक्रांत कहता है कि मैंने जी जान लगाया, ट्राई भी किया, पर आपकी माँ को नहीं बचा पाया, उसके लिए सॉरी। ये सुनकर वो औरत उसे माफ नहीं करती और उसके मुंह पर दरवाजा बंद करती है। इस बात से विक्रांत को अपनी गलती का एहसास होता है। अब अगले दिन कोर्ट में जूरी विक्रांत का फैसला सुनाने से पहले उससे पूछते हैं कि आपको कुछ कहना है क्या, पर विक्रांत कुछ भी नहीं बोलना चाहता। तभी हम उस औरत को देखते हैं और विक्रांत समझ जाता है कि उसने उसे माफ किया। वो मुस्कुराता है और जूरी को अपना जवाब देने लगता है। कहता है उस वक्त मेरा रनवे 34 को चुनना इत्तेफाक या तुक्का नहीं था, वो मेरी चॉइस थी। उस रोज रनवे दिखाई नहीं दे रहा था, पर मैं देख पा रहा था अपनी आंखों से नहीं, मेरे दिमाग से। स्काईलाइन में काम करने से पहले मैं ताराचंद आलूवालिया का प्राइवेट प्लेन उड़ाया करता था और उसका फ्रिक्वेंट डेस्टिनेशन था रनवे 34। इसीलिए मैं रनवे 34 को अच्छी तरह से जानता था। पर नारायण उसकी बात पर यकीन नहीं करता। विक्रांत कहता है कि जिस तरह से क्रिकेट को बाहर से देखने वाले उसका डिसीजन नहीं ले सकते, उसी तरह से एक एयर कंडीशन में बैठकर फ्लाइट का डिसीजन नहीं ले सकते। चाहे गलती एटीसी की हो या खराब मौसम की या कुछ भी हो, गलती सिर्फ पायलट की। उस दिन 314 फैसले लिए गए। अगर उसमें से एक भी फैसला गलत होता तो आज हम यहाँ पर नहीं होते, लेकिन फिर भी गलती पायलट की। और मैंने मेडे तब कॉल किया जब मेरे लिए एक ही चीज इंपॉर्टेंट थी, मेरे पैसेंजर की सेफ्टी और मेरा एक प्रॉमिस जो कि मैंने आलम अस्ताना से किया था। पर मुझे माफ कर दीजिए, मैंने पूरी जान लगा दी थी, पर फिर भी गलती पायलट की। पर नारायण कहता है कि कैप्टन मैं आप पर यकीन करना चाहता हूँ, पर ना चाहते हुए यकीन नहीं कर पा रहा, क्या आप इसका सबूत पेश कर सकते हैं? तब विक्रांत उसे हाँ कर देता है। फिर हम देखते हैं कि विक्रांत फ्लाइट सिमुलेटर को मंगाता है जो कि एक प्लेन की कैबिन की तरह ही होता है। उसमें नारायण तान्या की सीट पर बैठता है और विक्रांत सेम उस रात की तरह अपनी आंखें बंद करके उसमें पट्टी बांधकर प्लेन लैंड करवाने की कोशिश करता है। नारायण उसके साथ बैठकर देखता है कि उस रात विक्रांत ने किस तरह से बिना देखे उस फ्लाइट को सेफली लैंड किया। वो ये देखकर दंग रह जाता है। आखिर नारायण जूरी का फैसला सुनाते हुए बताता है कि कोचिन के ऑफिसर त्रिपाठी को उनके जॉब से बर्खास्त करता है और कैप्टन विक्रांत खन्ना और तान्या के लाइसेंस को 3 महीने के लिए रद्द करता है और स्काईलाइन एयरवे की कंपनी की जांच का निर्देश देता है। अब सेशन के बाद विक्रांत नारायण से पूछता है कि आपने मुझे 3 महीने के लिए सस्पेंड क्यों किया, ये मेरे करियर के लिए हमेशा दाग रहेगा। नारायण कहता है इस दाग को आप जिंदगी भर अपने साथ रखिए कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। आप बहुत खास है कैप्टन। आज आपको सिमुलेटर पर फ्लाइट उड़ाते देख मेरा यकीन बढ़ गया था। मेरे 40 साल के करियर में मैंने ऐसे किसी भी पायलट को करते नहीं देखा। इस यकीन को कभी मत तोड़िएगा और गलती करने के बाद आप सिर्फ 3 चीजें कर सकते हैं: गलती को मानना, गलती से सीखना और उस गलती को कभी भी ना दोहराना। और उसे ऑल द बेस्ट कहकर वहां से निकल जाते हैं। वहीं पर हम मिहिम को देखते हैं जो कि फ्लाइट में एयर होस्टेस होती है। वो विक्रांत को बताते हैं कि उस रात जो शराब की बोतल खाली पाई गई थी वो उसने पी थी, क्योंकि प्लेन क्रैश होते वक्त वो बहुत डर गई थी और ये बात वो उसने किसी को नहीं बताई क्योंकि वो एक सिंगल मदर है। इस बात से उसकी नौकरी चली जाती, वो बहुत रोने लगती है। आखिर विक्रांत उसे माफ करता है और हमें यहाँ पता चलता है कि विक्रांत ने उस दिन फ्लाइट में शराब नहीं पी थी। फिर विक्रांत अपनी नई उड़ान के लिए अपने वही एटीट्यूड में निकल जाता है और ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। रनवे 34 एक रियल बेस्ट स्टोरी है। 18 अगस्त 2015 को कोचिन और दोहा के एयरवे के लैंडिंग पर बेस है जो कि खराब मौसम के कारण फ्लाइट को बिना विजिबिलिटी के पायलट ने सेफली लैंड की। रनवे 34 फिल्म शुरू से अंत तक हम सबको जोड़े रखती है। अजय देवगन के बेहतरीन परफॉर्मेंस से हम ये पहचानना मुश्किल हो जाता है कि उनकी गलती है या नहीं, क्योंकि हर कोर्ट के सीन में वो सिर्फ अपने गंभीर एक्सप्रेशन से अमित जी को सवाल जवाब में कड़ी टक्कर देते हैं।
अमिताभ बच्चन सर ने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है। उन्हीं के साथ रकुलप्रीत सिंह ने भी अपने कम डायलॉग होने के बावजूद सबको दिखाया है कि जूनियर पायलट के रियल सिचुएशन में क्या मनस्थिति होती है। बाकी फिल्म में वीएफएक्स कोर्ट ड्रामा बेहतरीन तरीके से प्रदर्शित किया गया है। अजय देवगन ने ही इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। वाकई में कहना गलत नहीं होगा कि अजय देवगन एक बेहतरीन डायरेक्टर भी। रनवे 34 की कहानी आपको कैसे लगी हमें कमेंट द्वारा जरूर बताइए। अगर हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो हमारे चैनल मूवीज एक्सप्लेन मोस्टली को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।